हेलो गाइस, अगर आपने इस सीरीज को शुरू से नहीं देखा है तो जाकर हमारे चैनल में देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। जू ह्योक किम लैबिरिंथ बॉस को हराकर वालहल्ला डॉर्मेट्री लौट आता है और थकान की वजह से बेड पर लेट जाता है और मन में सोचता है, मैं बहुत थक गया हूँ। मैंने स्टोरेज स्टोन से सारी माना को अलग कर लिया है और सेमेस्टर की शुरुआत से मेरी माना क्षमता काफी बढ़ गई है, लेकिन फिर भी मैं अपने प्राइम टाइम की तुलना में बहुत कमजोर हूँ। इसलिए एक साधारण कैलामिटी को रोकने से ही मैं इतना थक गया हूँ। अभी बहुत लंबा रास्ता बाकी है। लैबिरिंथ बॉस से निपटना सोच से ज्यादा मुश्किल था। क्या लैबिरिंथ मास्टर ने जिन्हें नाम दिए हैं सब ऐसे ही होंगे? कम से कम कुकी की क्षमता की वजह से कोई बड़ी समस्या नहीं हुई। मैं अब समझने लगा हूँ कि आधुनिक लोग कॉन्स्टेलेशन से कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए इतने उत्सुक क्यों हैं। अगर तुम्हारा नाम चुरा लिया जाए तो तुम कॉन्स्टेलेशन बन जाते हो। तभी वर्चे कहता है, तुम्हारे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, बस कॉन्स्टेलेशंस के बारे में सोच रहा हूँ। वार्चे आगे कहता है, सुनने में आया था कि बॉस को हराने के बाद तुम सीधे गाइड के पास चले गए थे। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां पर जू ह्योक क्रिस्टल की मदद से टेलीपोर्ट होकर गाइड के पास पहुंच गया था। गाइड जू ह्योक को सामने देखकर समझ जाती है कि लैबिरिंथ बॉस को हराने के साथ ही साथ कैलामिटी को भी उसने रोक दिया और तभी जू ह्योक के हाथ से क्रिस्टल टूटने लगता है। यह देखकर गाइड उसे बताती है कि यह क्रिस्टल बस एक ही बार काम करती है, इसलिए वह बिखर रही है। तभी उसकी नजर जू ह्योक के हाथ में जो हथियार है उस पर पड़ती है। गाइड पूछती है, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? जू ह्योक उसे बताता है कि यह स्पीयर है जो मुझे लैबिरिंथ बॉस को हराने के बाद मिला, और अजीब ये है कि ये रिंग में अब्सॉर्ब नहीं हुआ, इसलिए मैं इसे साथ ले आया। गाइड कहती है, ये अजीब है, और जू ह्योक को रिंग दिखाने के लिए कहती है। ये सुनकर जू ह्योक उसे रिंग दे देता है। थोड़ी देर बाद गाइड रिंग चेक करके वापस कर देती है और कहती है, अच्छा हुआ, नाम ठीक से अब्सॉर्ब हो गया है। अब असली खेल शुरू होने वाला है। जैसा मैंने पिछली बार बताई थी, वो नाम बिखेरने वाला है और हो सकता है कि वो हाई क्वालिटी के नाम हो। हम तब तक पक्का नहीं कह सकते कि वो किसके नाम होंगे जब तक हम करीब से न देखें, लेकिन काफी संभावना है कि वो टावर ऑफ द एंड के वो नाम होंगे जिन्हें तुमने नीचे गिराया था। उफ, सिर्फ सोचकर ही गुस्सा आ रहा है। फिर सीन प्रेजेंट में आती है, नाम बिखरने से पहले। वैसे उसने कहा था कि लैबिरिंथ मास्टर कुछ और नाम रिलीज करेगा। ये सुनकर वार्चे कहता है, समझा, टावर ऑफ द एंड वाले वे सब बच्चे। मैं टावर मास्टर था लेकिन सबको याद नहीं रख सकता। जू ह्योक कहता है, पहली मंजिल लगभग पूरी तरह मॉन्स्टर्स से भरी थी। हाँ, शायद उनके पास नाम ही नहीं था जिसे लिया जा सके। मुझे लगता है कि मास्टर दूसरी मंजिल या उससे ऊपर के नाम बिखेरेगा। वहां से परेशान करने वाले शुरू हुए थे। रुक जाओ एक मिनट, अगर टावर ऑन ऑफ द एंड वाले नीचे आ रहे हैं तो क्या इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी लैबिरिंथ मास्टर के सर्वेंट हो? वार्चे घबराते हुए कहता है, नहीं, क्या मैंने नहीं बताया था कि उस हरामी की वजह से मुझे टावर मास्टर बनना पड़ा था? अब तुम पर और ज्यादा शक हो रहा है क्योंकि तुम हकलाने लगे हो। बोलो, लैबिरिंथ मास्टर एक घटिया इंसान है। लैबिरिंथ मास्टर एक घटिया है। घटिया 2 बार कहने की जरूरत नहीं थी, लेकिन ठीक है, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। लेकिन मेरे संदेह को छोड़कर कुछ तो गड़बड़ है। जू ह्योक मन में, मुझे पता है कि वार्चे का नाम लिया गया था, लेकिन उसके पास बिल्कुल भी पावर क्यों नहीं है? मेरे डिसाइपल्स और बाकी कॉन्स्टेलेशंस, वे शायद दुनिया पर प्रभाव डालने में सक्षम नहीं होंगे, लेकिन कम से कम वे अपने कॉन्ट्रैक्टर्स को पावर दे सकते हैं। लेकिन वह एकमात्र कॉन्स्टेलेशन है जिसके पास ऐसी पावर नहीं है। ये समझ नहीं आता। सोच कर देखो, गाइड ने कहा था कि मेरा नाम भी लिया गया था, लेकिन मैं कॉन्स्टेलेशन बनने की बजाय रीइंकारनेट हो गया, और जो लोग मुझे पहले जानते थे वे अभी भी मुझे मेरे प्री रीइंकारनेशन नाम से बुलाते हैं। खैर, ये कुछ ऐसा नहीं है जो मैं अकेले समझ सकता हूँ। अभी के लिए मैं बस ट्रेनिंग करता रहूंगा और मैं अपनी प्राइम टाइम वाली ताकत वापस पालूंगा। जवाब ढूंढना उसके बाद जाऊंगा। फिर हमें अगले दिन स्कूल के बाद का सीन दिखाया जाता है। वालहल्ला जिम की ओर आगे बढ़ते हुए सेह्योक अपना पूरा मन बना लिया था कि आज जू ह्योक से डिसाइपल बनने की बात पूछ ही लेगा। जब सेह्योक जू ह्योक को मॉन्स्टरों से फाइटिंग करते देखा तब उसे पता चल गया था कि वाकई जू ह्योक स्ट्रांग है। फिर भी गहराई से वह स्वीकार नहीं करना चाहता था। सेह्योक मन में, उसने मेरे सामने जो पावर दिखाई, जब मैंने वो देखा तो मुझे मानना पड़ा। ये सिर्फ उसके बारे में नहीं है, उसके द्वारा सिखाए गए बाकी तीनों ने भी मॉन्स्टर्स को आसानी से हरा दिया। काश मैं भी उससे निर्देश ले सकता। ये सब सोचकर अचानक जिम का गेट खोलता है और कहता है, जू ह्योक। तभी उसकी नजर येनलांग पर पड़ती है, जो थोड़ी सी शर्माई हुई थी। उसका गाल टमाटर की तरह लाल था। फिर हमें 30 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है जहां पर येनलांग ट्रेडमिल पर दौड़ रही थी। थोड़ी देर बाद जू ह्योक कहता है, बस करो, आज के लिए काफी है, और उसे पसीना पोंछने के लिए एक टॉवल देता है। ओह थैंक यू, जू ह्योक कहता है, अब तुम बिना जल्दी थके दौड़ लेती हो। बिल्कुल, मैं और कठिन ट्रेनिंग के लिए तैयार हूँ। पहले दिन तुम कुछ देर दौड़ने के बाद बुरी तरह हाँफ रही थी, लेकिन अब तुम्हारा स्टेमिना बढ़ गया है। येनलांग कहती है, मुझे नहीं पता था कि मैं इतना जल्दी स्ट्रांग हो जाऊंगी। उन दोनों की बातें सुनकर आर्यन मन में कहती है, मैं अभी भी उसे पसंद नहीं करती, लेकिन किट्टी सच में अच्छा कर रही है।
बस नकचढ़ी लड़की को देखो यहाँ, जो थोड़ी देर दौड़ने के बाद ऐसा कर रही है कि जैसा यह अब मर ही जाएगी। जू ह्योक सोयोन की हालत देखकर कहता है, क्या तुम्हें नहीं पता था कि जब तुम ज्वाइन कर रही थी तो ये कठिन होगा, और मुझे लगा था कि तुम स्ट्रांग हो, लेकिन अगर ये बहुत कठिन है तो तुम छोड़ सकती हो और अपनी रियल क्लास में वापस जा सकती हो। जू ह्योक की बातें सुनकर सोयोन कहती है, यहाँ वहां भटकने से बेहतर है मैं एक ही जगह मेहनत करूं। थोड़ी देर बाद जू ह्योक कहता है, मैं प्लान कर रहा था कि तलवारबाजी करूं और तुम्हारे फाइटिंग स्टाइल को सुधारूं, लेकिन चूंकि तुम सब कैलामिटी रोकने से थके हुए हो, बस खुद से वर्कआउट करो और फिर ब्रेक लो। ओके, आरिन पूछती है, जू ह्योक तुम क्या करोगे? मैं डॉर्म वापस जाऊंगा और थोड़ी देर माना कंट्रोल पर काम करूंगा। ठीक है, तो मैं भी वही करूंगी। तुम्हें हर चीज में मेरे अनुसार करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जैसा तुम्हें ठीक लगे। और सभी लोग से कहता है, अगली बार हम अपर बॉडी पर फोकस करेंगे, इसलिए बेहतर है सभी अपनी कुर्सी का पेटी बांध लो। ठीक है, ऐसा करना कोई बड़ी बात नहीं है। अगली बार सभी लोगों को ट्रेनिंग में अपना 100% देना होगा, तो अगली बार के लिए तैयार हो जाओ। तो आज के लिए इतना ही। तभी सोयोन कहती है, तो मैं भी निकलती हूँ। ये नलांग तुम रुक रही हो? हाँ, मैं अभी थकी नहीं हूँ तो थोड़ा और वर्कआउट करूंगी। तुम सच में अलग लेवल की हो, ज्यादा ओवरवर्क मत करना, कल मिलते हैं। ओके। उन लोगों की जाने के बाद यनलांग मन में, मैं साफ महसूस कर रही हूँ कि जू ह्योक की गाइडेंस में मैं मजबूत हो रही हूँ। खासकर जब कैलामिटी हुई थी तब तो मुझे लगा जैसे मॉन्स्टर्स कमजोर हो गए हों, लेकिन जू ह्योक वो तो पूरी तरह अलग लेवल पर है। मैंने पहले कभी किसी को इतनी आसानी से मॉन्स्टर्स को खत्म करते नहीं देखा, और मुझे यकीन है कि पिछली बार जब हम लड़े थे तब से वो और भी बहुत मजबूत हो गया है। कमाल है, मैंने उसके डिसाइपल क्यों बनी? क्या ये इसलिए नहीं था कि मैं उससे ज्यादा मजबूत बन जाऊं? लेकिन अब मैं यही सोच रही हूं कि वो कितना कमाल का है, क्योंकि वो बेहद ताकतवर है। सच कहूं तो जू ह्योक के साथ स्पैरिंग करने से मुझे एहसास हुआ कि शायद मैं कभी भी उससे ज्यादा मजबूत नहीं बन पाऊंगी, तो फिर मैं उसके डिसाइपल क्यों बनी रहती हूँ। खैर, उसने स्नो सियोल क्लैन वाली मेरी सारी परेशानियां सॉल्व कर दी। उसने मुझे अपनी डॉर्म रूम तक मुझे दे दी ताकि मेरे पास रहने की जगह हो, और स्पेशल क्लास की वजह से मुझे इन दिनों बेहतर होने का मौका भी मिल रही है। ये सब उसने मेरे लिए किया है, इसलिए मैं उसके डिसाइपल बनी हुई हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। कभी कभी मैं बस उसके बारे में सोचती रहती हूँ, और जैसे ही सोचती हूँ मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, और जब मेरा दिल ऐसे धड़कता है तो बस उसे देखने का मन करता है। ऐसा नहीं है कि मैं ट्रेनिंग में ढिलाई दे रही हूँ, लेकिन मैं अकेले करने से बेहतर उसके साथ करना पसंद करती हूँ। यनलांग जू ह्योक की पर्सनैलिटी पर इतना फिदा हो चुकी थी कि खुद से ही बड़बड़ा रही थी। शांत हो जा यनलांग, क्या मैंने अभी अभी उसके साथ वर्कआउट नहीं किया था? उसके बारे में सोचना बंद कर, पागल। नहीं, बेवकूफ। उसके बारे में न सोचने की कोशिश करने से तो और ज्यादा सोचने लगती हूँ। यनलांग शर्माते हुए उसकी गाल पूरी तरह लाल। वह धीरे से टॉवल उठाती है और खुद से कहती है, वो प्यारा मास्टर कभी कभी अपना तौलिया धोना भूल जाता है, इसलिए मैं उसके लिए कर रही हूँ। कोई आसपास नहीं है ना? तो शायद बस थोड़ा सा टॉवल को महसूस कर लेती हूँ। अब सीन प्रेजेंट में आती है। ये सब हरकतें यनलांग कर ही रही थी, तभी सेह्योक अचानक आ गया था। ये नलांग, तुमने देख लिया? तुमने मेरी शर्म देख ली। शर्म? कौन सी शर्म? तुमने देखा कि नहीं, वह बोलो। आगे कुछ सेह्योक बोल पाता, तभी यनलांग शर्म के मारे गुस्से से अचानक सेह्योक के पेट पर एक जोरदार पंच जड़ देती है, जिससे सेह्योक वहीं पर बेहोश हो जाता है। ये देखकर यनलांग पतली गली से निकल लेती है। फिर हमें वालहल्ला डॉर्मेट्री दिखाया जाता है, जहां पर जू ह्योक माना कंट्रोल पर ध्यान कर रहा था। तभी उसके पास एडेलिया का कॉल आता है। जू ह्योक कॉल रिसीव करता है और कहता है, क्या हुआ एडेलिया? आधी रात हो गई है। ओह सॉरी सर, मैं भूल गई थी कि कोरिया में अभी रात है। मैंने यह बताने के लिए कॉल किया था कि लॉर्ड कॉन्स्टेलेशन जाग गई है। जू ह्योक कहता है, ये अच्छी खबर है। आज तुम्हारे पास टाइम है? टाइम? अगर आपको जरूरत हो तो मैं टाइम निकाल लूंगी। ठीक है, तो वहीं रहो डिवाइन आर्टिफैक्ट के साथ। क्या? मेरे डिसाइपल से आमने सामने मिले हुए बहुत समय हो गया है। फिर इधर हम एक नोटिफिकेशन विंडो को देखते हैं जो ब्लैक कैट के सामने अपीयर हुआ था। उसमें बताया जाता है दूसरी तरफ का शासक बहुत गुस्से में है। ब्लैक कैट पूछता है, माय लॉर्ड, क्या ये उस सिक्योरिटी कैमरा फुटेज की वजह से है जो आपने पहले देखी थी? दूसरी तरफ का शासक कहती है, हाँ बिल्कुल। ब्लैक कैट मन में, मैंने गड़बड़ कर दी, मुझे कभी भी उसे वो स्क्रीन नहीं दिखाना चाहिए था। फिर हमें 10 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है। वालहल्ला प्रेसिडेंट ऑफिस, जहां पर ब्लैक कैट को ऑफिस का काम करते करते रात हो गई। ब्लैक कैट मन में, खैर घर जाने से पहले मैं स्कूल की फैसिलिटीज चेक कर लेता हूँ। लॉर्ड कॉन्स्टेलेशन ने स्कूल खरीदते ही मुझे कहा था सिक्योरिटी कैमरों पर नजर रखना। अगर मुझे याद है तो ये इसलिए था कि देखा जाए कि कोई लड़की जू ह्योक के साथ फ्लर्ट तो नहीं कर रही। मुझे तो लगता है वो बस ओवर रिएक्ट कर रही है। तभी उसकी नजर जिम की फुटेज पर पड़ती है। जिम में कोई है? क्या जू ह्योक अभी भी वहां है? क्या वह एक डेड बॉडी है? नहीं। ओह, लगता है वो बेहोश हो गया है। क्या वो सेह्योक है? दूसरी तरफ का शासक कहती है, फुटेज रिवाइंड करो।
मैं चेक करता हूँ क्या हुआ। तभी वह देखता है कि येनलांग सेह्योक पर हमला कर देती है। उसने अचानक उस पर हमला क्यों किया? कोई साउंड नहीं है इसलिए समझ नहीं आ रहा। दूसरी तरफ का शासक कहती है येनलांग वाले पार्ट तक रिवाइंड करो। यस मैम। तो उस बेशर्म ने मास्टर की खुशबू वाला पवित्र तौलिया चुरा लिया और उसे सूंघा। जी मैम। लगता है सहयोग ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया, इसलिए उसने उसे बेहोश कर दिया। दूसरी तरफ का शासक चिल्लाती है, मैं उसे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। ब्लैक कैट मन में, फिर से नहीं। वो हाल ही में बहुत जल्दी जल्दी गुस्सा हो रही है। पहले भी कई बार ऐसा हुआ था जब वो बिना किसी वजह के नाराज हो जाती थी, लेकिन हाल में जूह्योक से जुड़ी किसी भी चीज पर वो बिल्कुल पागल हो जाती है। लॉर्ड कॉन्स्टेलेशन ने कही थी कि जूह्योक उनका पूरा संसार है और वो उसे मास्टर कहती हैं। क्या जूह्योक सच में उनका मास्टर थे? लेकिन जूह्योक तो बस एक हाई स्कूल स्टूडेंट है। उसने लॉर्ड कॉन्स्टेलेशन जितनी लंबी उम्र भी नहीं जी है। लेकिन अभी ये मुद्दा नहीं है, मुझे इस क्रोध को रोकना होगा। तभी पीछे से जूह्योक आवाज देता है, ब्लैक कैट क्या तुम वहां हो? हाँ मैं यहाँ हूँ। जूह्योक कहता है, रात के इतने देर आने के लिए सॉरी, लेकिन क्या तुम मेरे साथ कहीं चल सकते हो? रुको, क्या तुम अभी कुकी से बात कर रहे थे? हाँ, तो कुकी को बताओ कि हमें उसकी एबिलिटी चाहिए। हमें कहीं दूर जाना है, हमें कहीं दूर जाना है, लेकिन कहाँ? फिर हमें दिखाया जाता है यूनाइटेड किंगडम। वहां पर हम एक गैंग को देखते हैं जो सभी हुडी और मास्क पहने थे। उनमें से एक आदमी रूलिंग बिजनेस का लीडर होता है, एल्केमिस्ट जॉन। जॉन पूछता है, क्या प्लान पूरा हुआ? उनमें से फर्स्ट आई वाला बंदा कहता है, हाँ सर, वालहल्ला में लगभग 200 सील मैजिक सर्कल हैं जो घुसपैठियों को रोकने के लिए हैं। उनमें से करीब 100 जूह्योक के डॉर्मेट्री में। अच्छा है, लेकिन वो ज्यादा मायने नहीं रखता। वैसे भी लॉर्ड कॉन्स्टेलेशन की एबिलिटी से वो सब एडवांस में ताकतवर हो जाएंगे। थर्ड आई कहता है, हाँ सर, क्योंकि आपका लॉर्ड कॉन्स्टेलेशन दी इम्यूटेबल एल्केमिस्ट है, मैजिक डिस्पेल करने और डिफेंस रिलेटेड एबिलिटीज में सबसे ताकतवर है। तभी बीच में बात काटते हुए फर्स्ट आई कहता है, एक बार सारे मैजिक सर्कल स्ट्रांग हो जाएं, तो आप और हम चारों सीधे जूह्योक के लोकेशन पर पहुंच जाएंगे। उसके बाद हम माना डिस्ट्रैक्शन स्पेल कास्ट करेंगे ताकि हमारा अटैक छिपा रहे और उसके बाकी क्लासमेट्स को खत्म कर दें। क्या तुम उन स्टूडेंट्स की बात कर रहे हो जिन्होंने कैलामिटी रोकी थी? हाँ सर। अगर हम न सिर्फ जूह्योक बल्कि उन सब बच्चों को भी खत्म कर दें तो हम निश्चित रूप से अपना नाम बना लेंगे। जॉन कहता है, खैर हमें शायद कायरों का ग्रुप कहा जाएगा जो सिर्फ स्टूडेंट्स को टारगेट करता है, लेकिन ये तो विकेट के लिए मायने नहीं रखता है। जॉन एक हल्की मुस्कान के साथ, तो क्या हम शुरू करें ऑपरेशन जूह्योक और उसके साथियों की हत्या का? तभी उसको किसी और के माना होने का एहसास होता है। मुझे लग ही रहा था। तभी वहां हम देखते हैं टीचिंग्स ऑफ वन का ग्रुप। उस ग्रुप में से मास्क वाला बंदा कहता है, अगर तुम्हारे प्लान में जूह्योक को मारने का बात नहीं निकलता तो मैं इसे छोड़ देता। तुम कौन हो? लड़की अपने गले पर एक टैटू दिखाती है और कहती है, क्या ये क्लू काफी है? चीनी कैरेक्टर 1 का टैटू। क्या तुम टीचिंग्स ऑफ 1 से हो? लड़की कहती है, ओह हाँ, तुम ऐसा ही कह सकते हो क्योंकि तुम शक्ल से मूर्ख लगता नहीं, इसलिए तुम्हें चीजों को समझने में आसानी होगा। तभी हम देखते हैं मास्क वाला बंदा अटैक करने के लिए जॉन के पीछे चला जाता है और जैसे ही वह अपना अटैक हिट करता है वैसे ही एक फोर्स फील्ड का बैरियर बन जाता है। यह देखकर मास्क वाला बंदा पूरी तरह हैरान, आखिर मेरा अटैक हिट क्यों नहीं हुआ? वह सोचने लगता है, लेकिन वो अटैक तो आसानी से एक छोटे मोटे फोर्स फील्ड को चीर देना चाहिए था, तो ये काम कैसे नहीं किया? तभी जॉन का फोर्स बढ़ जाता है जिससे मास्क वाला बंदा पीछे चला जाता है। जॉन एक डेविल आवाज में कहता है, मुझे नहीं पता तुम सबको मिटाकर क्या करने का प्लान है, लेकिन मैं तुम्हें दिखाता हूँ एस रैंक कॉन्स्टेलेशन को ललकारने का अंजाम क्या होता है। यह कहकर जॉन अपना रिंग घुमाता है जिससे उसकी ताकत अचानक बढ़ जाती है और उसके शरीर से बहुत ही ज्यादा मात्रा में माना फोर्स बाहर निकलने लगता है। यह सब देखकर टीचिंग्स ऑफ 1 गैंग को पता चल जाता है कि वह एक एस रैंक कॉन्स्टेलेशन है। ब्लैक पट्टी वाला बंदा कहता है, जिस कॉन्स्टेलेशन से उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है वो है इम्यूटेबल ऑल्केमिस्ट। ये सुनकर जॉन हैरान हो जाता है कि आखिर उन लोगों को मेरे बारे में इतना कैसे पता, और यहाँ तक कि वह मेरे कॉन्स्टेलेशन के बारे में भी जानते हैं। तभी मास्क वाला बंदा कहता है, क्या तुम हैरान हो गए? क्योंकि हमें पहले से ही तुम्हारे कॉन्स्टेलेशन के बारे में पता था। तुम शायद जानते नहीं होगे, लेकिन तुम काफी मशहूर इंसान हो। क्या? जो डिवाइन आर्टिफैक्ट तुम अभी पहने हुए हो वो एंडेरा का आर्टिफैक्ट है ना? लड़की कहती है, तो क्या इसी वजह से वो एस रैंक कॉन्स्टेलेशन होने पर इतना घमंड कर रहा है? हुडी वाला बंदा कहता है, हाँ, एंडेरा के आर्टिफैक्ट्स में शक्तिशाली कॉन्स्टेलेशंस की ताकत समाई होती है और वो अल्केमिस्ट जॉन वाला लड़का तो मशहूर है। उसने बस एक आर्टिफैक्ट गलती से पाकर एस रैंक कॉन्स्टेलेशन हासिल कर लिया था। इसी वजह से एंडेरा के आर्टिफैक्ट्स की मार्केट में बहुत डिमांड है। लेकिन इतनी ताकत पाने के बाद भी उसने क्या किया? बस एक दुष्ट ग्रुप बना लिया। यह सब सुनकर जॉन गुस्से में कहता है, मैं ये बात तुमसे सुनना नहीं चाहता, खासकर तुमसे। यह कहकर जॉन अपनी ताकत के मदद से उन लोगों के पीछे बहुत सारे मैजिक सर्कल बना देता है और उन मैजिकल सर्कल से निकलते हथियारों से अटैक कर देता है।
जिसे सभी लोग पीछे हटकर डोज कर लेते हैं। यहाँ पर भी जॉन नहीं रुकता और एक मैजिकल सर्कल लड़की के पीछे बनाकर अटैक कर देता है, लेकिन लड़की अचानक नीचे झुककर डोज कर लेती है और कहती है, इतने सारे मैजिक सर्कल्स, तुमने मुझे चौंका दिया। यहाँ कितने और मैजिक सर्कल्स कास्ट किए हैं तुम लोगों ने, हरामियों। जॉन घबराते हुए कहता है, क्या परेशानी है, आखिर तुम लोग मुझसे क्या चाहते हो। यह कहकर मन में सोचता है, मुझे नहीं पता उनकी या उनके कॉन्संट्रेशन की क्या क्षमताएं हैं, लेकिन मैं अभी भी ठीक हूँ। इस मैंशन में लगभग 1200 मैजिक सर्कल्स पहले से कास्ट किए गए हैं, वे सबको डॉज नहीं कर पाएंगे और मेरे पास इम्यूटेबल अल्केमिस्ट का एब्सोल्यूट डिफेंस है। उसके साथ मुझे मैजिक से कोई असर नहीं होगा और वे मुझे मार नहीं पाएंगे। अगर मेरे टीममेट्स जिंदा होते तो मैं ये कभी इस्तेमाल नहीं कर पाता, लेकिन अब कोई फर्क नहीं पड़ता। यह कहकर जॉन दोबारा अपना पावर यूज करता है, लेकिन वह देखता है कि स्पेल कास्ट करने के बावजूद कोई भी मैजिकल सर्कल अपीयर नहीं हुआ। लड़की कहती है, क्या हुआ, क्या तुम हमें मारना चाहते हो, क्या कोई और मैजिक सर्कल निकालोगे। लेकिन मुझे कुछ दिख क्यों नहीं रहा। ये सब देखकर जॉन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्या हो रहा है। मैंने तो मैजिक सर्कल्स एक्टिवेट किए थे, मैं पक्का हूँ, पट्टी वाला बंदा कहता है। जैसे ही हम यहाँ आए मैंने कुछ छिपे हुए मैजिक सर्कल्स डिटेक्ट किए थे। लगभग 1200 छोटे छोटे मैजिक सर्कल्स थे, सिर्फ चेन लॉन्च करने वाले सिंपल स्पेल्स, और वे 1200 मैजिक सर्कल्स बस ब्लॉक हो गए। क्या बकवास कर रहे हो, क्या तुम कह रहे हो कि सारे मैजिक सर्कल्स डिफ्यूज हो गए। अगर ऐसा होता तो मुझे तुरंत पता चल जाता। पट्टी वाला बंदा दोबारा कहता है, नहीं, डिफ्यूज नहीं, ब्लॉक कर दिए गए ताकि तुम्हें पता भी न चले। लड़की स्माइल के साथ कहती है, तुमने सुना ना उसने क्या कहा, यही है हमारे पार्टनर की एबिलिटीज। यह कहकर लड़की दूर से ही अपने हथियार से हमला कर देती है। जॉन को लगता है कि उसका डिफेंस फोर्स उसे रोक देगा, लेकिन उसका डिफेंस फोर्स कोई भी काम नहीं आता, जिसके कारण जॉन का हाथ कट जाता है। लड़की हंसते हुए कहती है, अरे क्या वो थोड़ा कमजोर पड़ गया, तुम्हारा डिफेंस फोर्स। दूसरा बंदा कहता है, लगता है हाँ। यह सब सुनकर जॉन मन में, मेरा एब्सोल्यूट डिफेंस काम क्यों नहीं कर रहा, यह सब सोच ही रहा था। तभी हुडी वाला बंदा अपने तलवार से अटैक कर देता है, जिसके कारण जॉन के फेस पर छोटा सा कट लग जाता है। यह देखकर जॉन भी पीछे नहीं हटा और वह भी अपनी पूरी ताकत के साथ अटैक कर देता है, जिससे हुडी वाला बंदा पीछे चला जाता है और अपने पार्टनर से कहता है, उसकी कॉम्बैट स्किल्स मेरी सोच से कहीं बेहतर हैं। मैंने सोचा था वो सिर्फ कॉन्संट्रेशन की पावर पर निर्भर है। इधर जॉन भी अपने मन में सोच रहा था, ये हरामी बहुत ताकतवर हैं। मैं मुश्किल से उनके अटैक्स डॉज और ब्लॉक कर पा रहा हूँ, लेकिन वे पूरी तरह रिलैक्स्ड हैं। और अगर मेरा एब्सोल्यूट डिफेंस काम नहीं कर रहा तो मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। और उन लोगों को अस्थायी देखकर कहता है, क्या तुम यहाँ रुकने पर विचार करोगे क्या। मुझे ठीक नहीं पता तुम लोग मुझसे क्या चाहते हो, लेकिन तुमने प्रैक्टिकली मुझे तबाह कर दिया। रूलिंग बिजनेस के सारे मेंबर मर चुके हैं सिवाय मेरे। अगर तुम्हें पसंद नहीं कि मैं विकेट हूँ तो मैं अभी छोड़ दूंगा। क्या कहते हो। ये सुनकर मास्क वाला बंदा कहता है, लगता है कोई गलतफहमी हुई है। तुम विकेट छोड़ो या ना छोड़ो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तुम्हें इसलिए मार रहे हैं क्योंकि तुमने उस इंसान से छेड़छाड़ की जिससे नहीं छेड़ना चाहिए था। जॉन मन में, हाल ही में मेरी एक ही असैसिनेशन प्लान थी, आज की जू ह्योक को मारने की। तो इसका मतलब वे लोग जू ह्योक की वजह से यहाँ हैं। सिर्फ एक हाई स्कूल के लड़के की वजह से सबसे खतरनाक विकेट ग्रुप यहाँ है। ये अच्छा नहीं है। ये ऐसे लोग नहीं हैं जिन्हें मैं बातों से मना सकूं। अब बस एक ही रास्ता है। यह कहकर अपने रिंग को दोबारा घुमाने लगता है, जिससे और भी ज्यादा माना बाहर निकलने लगता है। यह देखकर लड़की कहती है, होली क्रैप, कितनी भारी माना है। मुझे लगता है ये मटेरियलाइजेशन है। जॉन कहता है, मुझे अपनी जान और कुछ माना पूल बलिदान करना पड़ सकता है, लेकिन अगर मैं अभी अपना कॉन्स्टेलेशन को जगा दूं तो कम से कम मेरे पास मौका तो होगा। मुझे माफ कर देना लॉर्ड कॉन्स्टेलेशन, तुम्हें टाइम से पहले जगाने के लिए। तभी वहां एक विंडो अपीयर होता है। उसमें कहा जाता है, हमारे कॉन्स्टेलेशन स्पिरिट ऑफ कॉम्बैट का तुम्हारे लिए मैसेज है। एल्केमिस्ट, उस आदमी ने तुम्हारे बेनिफैक्टर मार्शल आर्ट्स गॉड को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। इम्यूटेबल एल्केमिस्ट पूछ रहा है, क्या ये सच है। जॉन घबराते हुए कहता है, नहीं मेरे लॉर्ड, मैंने तो बस वालहाला में पढ़ने वाले एक स्टूडेंट जू ह्योक किम को असैसिनेट करने की प्लानिंग की थी। मैं बेकसूर हूँ। इम्यूटेबल अल्केमिस्ट कह रहा है, मूर्ख, मुझे जगाने की प्रक्रिया रोक दो। इम्यूटेबल अल्केमिस्ट तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर रहा है। वो तुम्हें दी गई एल्केमी की पावर वापस ले रहा है। तभी मास्क वाला बंदा भी एक नोटिफिकेशन पढ़कर कहता है, बधाई हो अल्केमिस्ट जॉन, बस अभी अभी हमारे लॉर्ड कॉन्स्टेलेशन ने कहा था कि वे खुद तुम्हारा वध करेंगे। फिर सीन कट होती है और हम देखते हैं जू ह्योक, जो हैरानी पूर्वक कह रहा था, क्या। ब्लैक कैट कहता है, जैसा कि मैंने पहले कहा था, एक साथ दो कॉन्स्टेलेशन से मिलना असंभव है, तो मूल रूप से उन्हें एक साथ देखने का एकमात्र तरीका सिग्निफिकेशन है, जितना हमें पता है। हाँ, लेकिन सिग्निफिकेशन बनाना अपने आप में सब कुछ नहीं है, क्योंकि हर कॉन्स्टेलेशन को अपना अलग कॉन्ट्रैक्टर चाहिए सिग्निफिकेशन बनाने के लिए,
और इसके लिए बहुत बड़ी मात्रा में माना की जरूरत पड़ती है। जो कॉन्ट्रैक्टर इनकारनेशन कॉन्ट्रैक्ट कर चुका हो वह अपनी खुद की लाइफ फोर्स बलिदान करके कॉन्स्टलेशन को प्रकट कर सकता है, लेकिन यह कोई आम तरीका नहीं है। जूह्योक कहता है, क्या होगा अगर मैं एक साथ 2 डिवाइन आर्टिफैक्ट्स पकड़ लूं? क्या तब मैं दोनों से मिल नहीं सकता? अडीलिया कहती है, नहीं, वो भी काम नहीं करेगा। जब तुम डिवाइन आर्टिफैक्ट को छूते हो तो तुम्हारा मन कॉन्स्टलेशन के मेंटल रेल्म में चला जाता है। वो मेंटल रेल्म आखिरकार उस कॉन्स्टलेशन का अपना स्पेस होता है जो डिवाइन आर्टिफैक्ट में समाहित है, इसलिए 2 रेल्म्स एक साथ नहीं पहुंच सकते। इसके अलावा कॉन्स्टलेशंस भले ही बहुत बड़ी शक्ति देने वाले प्राणी हों, लेकिन वे अपने डिवाइन आर्टिफैक्ट से बंधे हुए हैं। जब तक कॉन्स्टलेशन डिवाइन आर्टिफैक्ट में से गायब नहीं होता, तुम दूसरे डिवाइन आर्टिफैक्ट पर नहीं जा सकते। आखिर में भले ही तुम एक साथ 2 डिवाइन आर्टिफैक्ट्स पकड़ लो, तुम्हारे पास सिर्फ एक स्पिरिट आत्मा है, यानी तुम एक समय में सिर्फ एक मेंटल रेल्म में ही हो सकते हो। यह सुनकर जूह्योक मेंटल रेल्म में वर्चे से पूछता है, क्या ये सच है वर्चे? हाँ, मैं सोचता था कि तुम्हें ये पहले से पता होगा, आखिर ये क्लास में पढ़ाया गया था। जूह्योक गुस्से से कहता है, तैयार रहो, बाद में मैं तुम्हारे मेंटल रेल्म में आकर तुम्हारी पिटाई करूंगा। यह कहकर मेंटल रेल्म से बाहर आ जाता है। वैसे भी अगर मैं उन दोनों से एक साथ नहीं मिल सकता तो क्या मैं तुम दोनों के माध्यम से उनसे एक साथ बात कर सकता हूँ? अडीलिया कहती है, खैर बात यह है कि तुम और इस व्यक्ति के यहाँ पहुंचते ही मुझे नोटिफिकेशंस की बाढ़ आ गई है। सच में? ब्लैक कैट कहता है, मेरे लॉर्ड कॉन्स्टलेशन कह रहे हैं, लंबे समय बाद मिले बदमाश। और मेरे लॉर्ड कॉन्स्टलेशन कह रहे हैं, बहुत दिनों बाद मिले अकुड़ू।